नमस्कार छात्रों, ई 307 पावर सिस्टम सेकंड में अभी हम द्वितीय चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर्स के बारे में बताया था, किस किस मटेरियल के कंडक्टर्स नॉर्मली काम में लेते हैं। इसमें हमने कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, ACSR, कैडमियम, कॉपर, इन सब के बारे में स्टडी की थी। नॉर्मली मेटल काम में आते हैं। आज हम इसमें लाइन सपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट्स क्या होते हैं, लाइन सपोर्ट्स क्या होते हैं? जो भी ओवरहेड लाइन है के जो कंडक्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर काम में आता है, अलग अलग टाइप के पोल्स और टावर्स हैं, उनको हम लाइन सपोर्ट्स कहते हैं। जो लाइनें हैं ओवरहेड लाइन, उनको सपोर्ट करने के लिए जो काम में आएंगे वो लाइन सपोर्ट्स कहलाते हैं। ये पोल्स और टावर्स होते हैं। जो भी हम टावर या पोल सब लाइन सपोर्ट के लिए काम में लेते हैं, उनमें कुछ गुण होने ज़रूरी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी ज़रूरी है। उन प्रॉपर्टीज़ को हम आज स्टडी करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उनमें। पहली जो प्रॉपर्टी है वो है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो हम काम में ले रहे हैं लाइन सपोर्ट्स, उनकी यांत्रिक सामर्थ्यता बहुत अधिक होनी चाहिए, क्योंकि इनको दो तरह के लोड सहन करने पड़ते हैं। एक तो कंडक्टर का लोड आ जाएगा, जो चालक है उनका भार आएगा, और दूसरा जो हवाएं चलेगी, तेज़ हवाएं चलेंगी, विंड बोलेगी, उसके कारण लोड आएगा। तो इनको टावर यांत्रिक सामर्थ्य होना चाहिए कि उन सबको वो सहन कर सके। दूसरा जो गुण है वो है कि इनका वज़न कम होना चाहिए, लाइट इन वेट। लेकिन इसके साथ ये कंडीशन है कि इनकी मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ है उसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। वेट हल्का होना चाहिए, लेकिन ये यांत्रिक सामर्थ्यता के साथ कोई भी तरह का समझौता नहीं करते हैं हम इसमें। थर्ड है सस्ता भी होना चाहिए, चीप इन कॉस्ट, और मेंटेन करने के लिए भी सस्ता रहे। ये चीप इन कॉस्ट एंड इकोनॉमिकल टू मेंटेन, कीमत भी इनकी कम होनी चाहिए। चौथा, इनकी लाइफ भी ज़्यादा होनी चाहिए, लॉन्गर लाइफ होनी चाहिए, ज़्यादा समय तक ये चलें। और पांचवी जो गुण है वो है इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंडक्टर्स फॉर मेंटेनेंस। इस ढंग के लाइन सपोर्ट्स होने चाहिए कि आप कंडक्टर की एक्सेसिबिलिटी आसानी से कर सको। जैसे आप टूट जाए कंडक्टर तो आपको बदलना हो, मेंटेनेंस के लिए काम करना हो, तो आप कंडक्टर तक आसानी से पहुंच पाए, ऐसी इजी एक्सेसिबिलिटी इनमें होनी चाहिए। तो ये 5 गुण है, प्रॉपर्टीज़ हो लाइन सपोर्ट में होनी चाहिए। जो लाइन सपोर्ट्स अलग अलग टाइप के हम काम में लेते हैं सामान्यतः, वो इस तरह से हैं। पहला है इसमें वुडन पोल्स, लकड़ी के खंभे। दूसरा है स्टील पोल, स्टील के खंभे। तीसरा है RCC पोल, RCC के खंभे। और चौथा कहलाता है इसमें लैटिस स्टील टावर, स्टील के टावर कहलाते हैं। अब किस टाइप का लेना है आपको, नॉर्मली ये काम में लेते हैं हम, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर कौन सा लेना चाहिए ये कई बातों पर निर्भर करता है। इनमें जो मुख्य हैं वो है लाइन का स्पान कितना है, दो टावर के बीच में दूरी कितनी रखनी है, वो स्पान कहलाता है। जो कंडक्टर काम में ले रहे हैं उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, इसी से डिपेंड करेगा उसका भार कितना होगा, वेट कितना होगा, कितना मजबूत आपको पावर पोल या टावर या लाइन सपोर्ट चाहिए। लाइन का वोल्टेज कितना है, उसके अनुसार हम इंसुलेशन लगाएंगे और उसी के अनुसार टावर का सिलेक्शन होगा। कॉस्ट और लोकल कंडीशंस क्या हैं, ये सब चीज़ें इस पर निर्भर करेगी। जो कि आप सपोर्टिंग स्ट्रक्चर काम में लेंगे तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। लाइन का स्पान, क्रॉस सेक्शन एरिया, लाइन वोल्टेज, कॉस्ट और लोकल कंडीशंस, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। अब 1 बाय 1 हम ये जो चारों टाइप के सपोर्ट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। पहला है इसमें वुडन पोल्स। ये नॉर्मली साल या चीड़ जो वुड रहती है, लकड़ी रहती है, सीजनड की हुई रहती है, उससे इसको बनाया जाता है। और जहाँ जो कंडक्टर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफ़ी कम रहता है और कम स्पान के लिए, जैसे लगभग 50 मीटर तक, इस टाइप के पोल को काम में लेते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी इसमें 50 मीटर के आसपास रहती है। जो लकड़ी के खंभे हैं वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, चीप हैं, आसानी से लकड़ी अवेलेबल भी हो जाती है, मिल जाती है। इसमें इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ भी रहती है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस जो गाँव में स्पेशली
सस्ता रहे उसके हिसाब से गांव में इसको नॉर्मली काम में लिया जाता है। इसकी मेन जो ड्रॉबैक्स रहती है, प्रॉब्लम रहती है कि ग्राउंड में इसको गाड़ा जाएगा कुछ 2 या 3 फीट खड्डा खोद कर, तो जो पोर्शन ग्राउंड में ज़मीन के संपर्क में रहता है वो उस पर दीमक लग सकती है, सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है और उसके कारण फाउंडेशन फेलियर हो जाएगी और टावर है वो टूट जाएगा। तो इससे बचाव करने के लिए जो ग्राउंड लेवल के नीचे दबा हुआ रहेगा लकड़ी का पोर्शन, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव कंपाउंड्स डालकर उसको इम्प्रीग्रेटेड किया जाता है। जैसे क्रेसॉट ऑयल है, उसकी सहायता से इसको इम्प्रीग्रेट किया जाता है ताकि ये गले नहीं, जो पोर्शन दबा हुआ है उसमें ये नहीं होना चाहिए। इसमें जो वुडन पोल्स हैं नॉर्मली डबल पोल स्ट्रक्चर ए शेप या एच शेप की यूज़ में लेते हैं। जो आपको डायग्राम दिख रहा है पास में, ये पहले वाला ए शेप का है, 2 पोल लगे हुए हैं और ए शेप में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो 2 पोल हैं वो एच शेप में लगे हुए हैं, तो ए टाइप या एच टाइप की नॉर्मली इसमें यूज़ में लेते हैं इसकी ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए, जो कि एक सिंगल पोल से नहीं मिलेगी आपको। तो ज़्यादा में जो ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ है वो ऑब्टेन करने के लिए इसको ए या एच शेप में हम इसको काम में लेते हैं। जो मेन ऑब्जेक्शन है वुडन सपोर्ट्स के, वुडन पोल्स के, वो पहले एक बता चुके थे कि टेंडेंसी टू रोट बिलो द ग्राउंड लेवल, जो ज़मीन में हिस्सा दबा हुआ रहेगा उसके गलने की या सड़ने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। दूसरा, इनकी जो लाइफ है वो कम रहती है, स्मॉलर लाइफ रहती है दूसरे पोल के कंपैरिजन में। जो अभी हम आगे देखेंगे उनके पोल के तुलना में इसकी जो लाइफ है वो कम रहती है, ये 20 से 25 साल तक ही रहता है। और अगर वोल्टेज लेवल ज़्यादा है तो इसको हम काम में नहीं ले सकते। रफली अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 20 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज के लिए काम में लेते हैं वुडन पोल्स के। लेस मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्यता कम रहती है, ये भी दूसरे के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं जो आगे हम देखेंगे। और बार बार इसका पीरियडिकली इंस्पेक्शन ज़रूरी है कि किस हालत में है, ये ख़राब तो नहीं हो रहा, तो उसको चेक करने के लिए भी आपको पीरियडिक मेंटेनेंस की या इंस्पेक्शन की ज़रूरत रहती है। उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट्स है वो कहलाता है स्टील पोल। ये वुडन पोल का सब्स्टिट्यूट है। इनमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है, किससे कंपैरिजन में? वुडन पोल के कंपैरिजन में लाइफ ज़्यादा रहती है इनकी वुडन पोल के कंपैरिजन में, और ज़्यादा लंबा स्पान इसमें काम में ले सकते हैं। जैसे वुडन पोल की लिमिटेशन थी कि हम 50 मीटर तक काम में ले सकते हैं, तो इसको हम ज़्यादा 50 से ज़्यादा के लिए काम में ले सकते हैं। इस टाइप के जो पोल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए काम में आते हैं। नॉर्मली शहरों में जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेते हैं तो स्टील पोल को काम में लेते हैं। इसमें भी इस पर जंग वगैरह नहीं लगे तो इसको गैल्वेनाइज कर देते हैं या पेंट कर देते हैं। जंग नहीं लगेगा और इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, लंबी लाइफ रहती है इसकी गैल्वेनाइज करने के बाद में। ये जो स्टील पोल्स हैं इसकी जो शेप है उसके अनुसार ये अलग अलग तरह के रहते हैं। इसमें रेल पोल्स रहेंगे, जो रेल की पटरी होती है उसके बने हुए रहते हैं, उस शेप में रहते हैं, तो ये रेल पोल्स कहलाते हैं। दूसरा ट्यूबुलर पोल्स कहलाते हैं, खोखले होते हैं, ये ट्यूब की फॉर्म में रहते हैं। और तीसरा है रोल्ड स्टील जॉइंट के रूप में काम में लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट है वुडन पोल के, जो भी उसकी प्रॉब्लम्स थी वुडन पोल की वो सब यहाँ पे दूर हो जाती है स्टील पोल में। तीसरा जो काम में लेंगे हम पोल्स काम में लेते हैं वो है RCC पोल्स, रेनिफोर्स कंक्रीट सीमेंट, ये RCC की फुल फॉर्म है। ये पोल्स काम में लेते हैं। ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर जो लाइन सपोर्ट्स हैं वो RCC पोल्स हैं। कुछ फ़ायदे हैं इनमें जो यांत्रिक सामर्थ्यता है वो बहुत ज़्यादा है, लाइफ जो यूज़फुल लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, और स्टील पोल से भी ज़्यादा लंबे स्पान तक के लिए इसको हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ये दिखने में भी बढ़िया लगते हैं, मेंटेनेंस कुछ नहीं है इनमें, और इनकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़ रहती है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। तो RCC पोल अब बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं। जो फिगर है पास में आपको दिख रहा है, इसमें हमने 2 सर्किट के लिए RCC पोल्स बताए। पहले वाला ये जो सर्किट है फिगर, इनकी डायमेंशंस भी दी हुई है, नीचे कितनी रहेगी, ऊपर कहाँ रहेगी, और क्रॉस आर्म जो लगी रहेगी उनके बीच में कितनी डिस्टेंस रहती है, ये ग्राउंड से कितनी क्लियरेंस है। जैसे इस केस में ग्राउंड से 7.5 मीटर की क्लियरेंस है, 2 क्रॉस आर्म के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो
5 मीटर। ये सब डिपेंड करता है कितने वोल्टेज तक हम इसको काम में लेते हैं। तो ये वाला जो सर्किट है वो, ये जो पोल्स बताए हमने आरसीसी पोल्स, वो सिंगल सर्किट के लिए, और ये वाला है वो डबल सर्किट के लिए काम में लेते हैं। डबल सर्किट में हर फेज़ के 2 कंडक्टर्स रहेंगे। ये इनके बीच की डिस्टेंस है 0.8 मीटर्स, और टोटल जो कंडक्टर की डिस्टेंस हाइट है ग्राउंड लेवल से वो 10 मीटर पे रहती है इसमें डबल सर्किट में। इनमें यहाँ पे ये देखेंगे आप होल्स किए हुए रहते हैं पोल्स में। इससे क्या होगा कि आप आसानी से जो वर्कर जिसको काम करना होता है वो आसानी से इस पर चढ़ सकता है, ऊपर चढ़ सकता है। और दूसरा एक फ़ायदा होता है कि टाइम इसका रिड्यूस होएगा और वेट भी रिड्यूस हो जाता है। ऊपर आसानी से चढ़ा जा सकता है, बीच में हमने होलो छोड़ दिया तो इसका वज़न है वो भी कम हो जाएगा इसका। उसमें जो आरसीसी पोल है उसमें मुख्य जो समस्या आती है वो रहती है कि इसकी ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इनका भार बहुत ज़्यादा रहता है, वेट बहुत ज़्यादा रहता है। तो जहाँ मैन्युफैक्चर होंगे वहाँ से साइट तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो नॉर्मली अब क्या करते हैं कि जो साइट है वहीं पे इनको बना लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में उसी जगह कर लेते हैं, ताकि जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है उससे हम बच सकें। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, एट द साइट इसको हम बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है टावर्स, चौथा टावर। अभी तक हमने 3 टावर देखे हैं, वुडन पोल, स्टील और आरसीसी। अब चौथा है स्टील टावर। वुडन, स्टील और आरसीसी पोल्स हैं वो नॉर्मली कम वोल्टेज के लिए ही काम में लेते हैं, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज़ के लिए काम में लेते हैं। हायर वोल्टेज पे लंबी दूरी के लिए जब ट्रांसमिशन करना होता है हमें, तो हम स्टील टावर से वो यूज़ में लेते हैं। इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है स्टील टावर्स की बहुत ज़्यादा रहती है सभी तीनों के कंपैरिजन में, लाइफ बहुत ज़्यादा रहती है, और ये बहुत ही जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन, उन सबको भी ये सहन कर सकता है। और लॉन्गर स्पान, लाइफ भी लॉन्ग है और स्पान भी इसमें जैसे 300 मीटर तक का स्पान हम इसमें काम में ले सकते हैं स्टील टावर में। तो अब जो भी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होते हैं लंबी दूरी के लिए, उन सब जगह पे स्टील टावर है उसको काम में लिया जाता है। स्टील टावर के बारे में देखें, 2 चित्र आपको रखा है इसमें। लॉन्गर जो स्पान रहेगा उससे क्या होगा, फ़ायदा रहता है 2 पोल के बीच की दूरी ज़्यादा रखने पे। एक तो नंबर ऑफ़ पोल्स कम ज़रूरत पड़ेगी, संख्या पोल की रिड्यूस हो जाएगी, और इसके अलावा जो इंटरप्ट होने वाली थी सर्विस, इंसुलेशन के पंक्चर होने के कारण या तार के टूटने के कारण, वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है इसमें। इसमें टावर की फुटिंग की जाती है जिसके ऊपर इसको स्ट्रक्चर को खड़ा किया जाता है, और इसमें लाइटनिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो भी काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला है तार जो अर्थ का हम खींचते हैं वो एज ए लाइटनिंग अरेस्टर इसमें काम में लिया जाता है। ये आपको नॉर्मली जैसे बता रखा है कि इस ढंग से इनकी स्ट्रक्चर रहती है, स्टील की स्ट्रक्चर रहती है, इसलिए इसको स्टील टावर बोला जाता है। पहला जो चित्र दिखा रखा हमने वो 110 किलोवोल्ट और इसमें स्पान लगभग 320 मीटर तक काम में लेते हैं। इसकी जो फुटिंग है, यहाँ से टावर फुट है, यहाँ से जो कंडक्टर जो सबसे पहले लोवेस्ट जो कंडक्टर है वहाँ की जो वर्टिकल डिस्टेंस है, दूरी है, वो 12.5 मीटर है। इसके बाद ये कंडक्टर के बीच की दूरी 3.35 है, और जो अर्थ है ऊपर वाला जो तार चल रहा है सबसे ऊपर, उससे इस कंडक्टर की डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस 4.5 मीटर रहती है, और कंडक्टर के बीच की ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो 5.75 मीटर रहती है। ये जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं उसके अनुसार 2 कंडक्टर के बीच की दूरी, कंडक्टर की अर्थ से दूरी या अर्थ कंडक्टर की कंडक्टर से दूरी, ये सब इसमें डिसाइड की जाती है। उसके अनुसार इनकी जो आर्म्स है, स्ट्रक्चर है, वो सेलेक्ट किया जाता है। दूसरा जो हमने चित्र दिखा रखा है ये भी स्टील टावर ही है। ये हम 220 kV और 320 मीटर के स्पान के लिए काम में लेते हैं। पहले वाला 110 kV तक का था, ये 220 kV है। तो अब इनकी जो है डायमेंशंस वो सब चेंज हो जाएगी। जैसे पहले वाले की अगर आप करेंगे तो ये लगभग 20 मीटर ही थी, टोटल वर्टिकल हाइट जो है टावर की वो 20 मीटर्स थी, जबकि जब आप वर्किंग वोल्टेज डबल कर लोगे तो ये जो टोटल हाइट है वो बढ़ जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 41.6 मीटर है इसकी टावर की हाइट है फुटिंग से, वो 41.6 मीटर रहेगी। और ये स्पान हॉरिजॉन्टल जो स्पान देखें, 2 क्रॉस आर्म के एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देखें, दूरी देखें, तो ये
11 मीटर रहती है, जबकि इस केस में ये करीब 6.25 मीटर थी, 5.75 थी, ये उसकी डबल हो जाती है, लगभग 11 मीटर के बराबर रहेगी। यहाँ पे भी ये हमने वापस डबल सर्किट के लिए इसको बता रखा है, यहाँ पे 6 कंडक्टर्स हैं। तो ये कितना वर्किंग वोल्टेज पे आपको काम में लेना है, उसके अनुसार ये जो स्टील टावर उसको डिज़ाइन किया जाता है। नॉर्मली अब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए स्टील टावर ही काम में लेते हैं। थैंक यू।